तो वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। जी हाँ, डेली करंट अफेयर हम पढ़ते हैं। और आज जो करंट अफेयर्स का हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण की क्वेश्चन करने वाले हैं हम। और कौन सी बुक से कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपने थंबनेल में देख भी ली होगी इमेज। जी हाँ, जो बुक है घटना चक्र की दृष्टि की जो बुक आती है वो वाली बुक जो है करंट अफेयर की, उस बुक से हम लोग कर रहे हैं। और जिसमें 1 मई 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर दिया हुआ है, उसी से कर रहे हैं हम ये। और इसी का ये जो पार्ट है पर्यावरण अध्ययन, उसके क्वेश्चन लेके आई हूँ आज मैं। दोस्तों देखिए, पूरा एकदम 4-5 घंटे की वीडियो से अच्छा है कि छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ा जाए, जिससे कि हम कम टाइम में जितना भी पढ़ रहे हैं वो हम जो है हमारे माइंड में बना रहे। एकदम सारा जल्दी जल्दी पढ़ लेने से मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा तो हम भूल जाते हैं। तो आज हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे। इसमें जो पहला है बाघों का आकलन को लेकर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों। इससे संबंधित एक छोटी सी वीडियो जो है चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने पूरे बाघों का आकलन कितना हुआ है, इस बार कितनी वृद्धि हुई है, ये सब दे रखा है। ठीक है, न्यूज़पेपर में खबर छपी थी ये। तो अखिल भारतीय बाघ आकलन, ठीक है, आकलन का मतलब गिनती करना। तो 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय बाघ आकलन के 5वें चक्र के परिणाम जारी किए, जो मैं आपसे कह रही थी, ऐसे ही न्यूज़पेपर में था। इन परिणामों को स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022 नामक रिपोर्ट में संकलित कर प्रस्तुत किया गया। तो ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि कथन और कारण वालों में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए, यूपीपीसीएस की भी परीक्षा होने वाली है उसमें, तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम वन लाइनर टाइप याद करके आए थे, ये कैसे आ गए। ठीक है, स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022 के नामक रिपोर्ट में संकलित कर प्रस्तुत किया गया है। नवीनतम बाघ की गणना के परिणाम दर्शाते हुए वर्ष 2022 में भारत की बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है, ये रट लीजिएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, ये लास्ट में 67 है, लेकिन उसमें 2967 थी और उसमें 3167 हो गई है। इस प्रकार वर्ष 2018 में वर्ष से 2022 के मध्य भारत में बाघों की संख्या 6.74% की वृद्धि हुई है। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है। फिर इसके बाद ये लिखा है कि 1 वर्ष से अधिक आयु के कुल इतने 3080 व्यक्तिगत बाघों के चित्र भी खींचे गए। ये सब तो इतना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, और बस ये टोटल संख्या कितनी हो गई। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कुल बाघों की संख्या। तो शिवालिक की पहाड़ियों के मैदान में कितने बाघ हैं, मध्य भारतीय क्षेत्र की पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के मैदान में, ये सब इतना ज़रूरी नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बाघ जो हैं वो कितने हो गए हैं अब। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, कौन सा चक्र था, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बाघों की संख्या मैंने आपको बता दी, 3167 हो गई है। ठीक है, बस इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सा ब्लर है, इसको थोड़ा नेगलेक्ट कीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष 1 अप्रैल 2073 को, वो 1973 को, ठीक है, 1973 को भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया, तो 1973। प्रोजेक्ट हाथी परियोजना कब आई, इस टाइप से मिलान करने को भी आ जाता है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल है इसकी। 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना के पूरे 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 9 अप्रैल, यही वही आ गई फिर से, 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैसूर कर्नाटका स्थित मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का जारी किया। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सिक्का जारी किया है ना। उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है,
ठीक है, किसकी है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की है ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसके द्वारा होती, कौन सा मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है। जो निर्दिष्ट बाघ अभ्यारण्यों के बाघ संरक्षण के लिए बाघ राज्यों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराता है, यानी कि जो बाघ राज्य हैं, बाघ संरक्षण इस संबंधी जहाँ पर अभ्यारण्य है तो उनके लिए केंद्रीय सहायता मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है दोस्तों। इससे क्या हुआ, फिर यही प्रोजेक्ट टाइगर के जब 50 वर्ष हो गए तो 2023 में होगा, इसीलिए बाघों को पूरा काउंट करके इस बार ये बताया गया कि 3167 है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, जो मैंने कहा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, ठीक है, ये कैट्स ये वाला अलायंस को लॉन्च किया। ये अलायंस विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट्स, और कैट का मतलब छोटी वाली बिल्ली ना समझिएगा, जो बिल्ली की प्रजातियां होती है। अब देखिए प्रजाति कौन कौन है उनसे देखिए, इसमें बाघ बिल्ली की प्रजाति है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, प्यूमा है, जगुआर है और चीता के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। अब बिल्ली की कितनी प्रजाति हो गई? 1 हो गई, 2, 3, 4, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 और 7 प्रजाति यहाँ पे है और 7 ही यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो 7 प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान देना है। इस अलायंस के सदस्यों में इन प्रजातियों को शरण देने वाले देश भी शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये अलायंस जो है इसको रट लेना कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, इसको लॉन्च किया है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये 7 प्रकार की प्रजातियों के नाम भी याद कर लेना। ऐसा भी आ सकता है कि प्रजातियां दिया हो और उसके बाद ये कहा कौन सी कैट की प्रजाति नहीं है, वैसे तो आपको याद ही हो जाएंगी, ये वो इतनी कठिन नहीं है। अगला आ गया इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज है। 14 दिसंबर 2022 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज घोषित किया गया है। ठीक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज घोषित किया गया है और ये कार्बन तटस्थ घोषित होने वाला भारत का पहला पावर एक्सचेंज है। ठीक है, पहला पावर एक्सचेंज है। कौन सा? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसको याद कर लेना। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत का प्रमुख ऊर्जा बाजार है जो विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रमाण पत्रों के भौतिक वितरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी स्वचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ठीक है, याद रख लेना इसको। ये इंडियन एनर्जी के एक्सचेंज को भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज घोषित किया गया है। ठीक है, ये है इसमें लिखा हुआ पूरा। फिर ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं कार्बन तटस्थता का अर्थ क्या होता है। कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए कि क्या मतलब है इसका। तो किसी व्यक्ति, कंपनी या देश को कार्बन तटस्थ के रूप में जाना जाएगा यदि वह अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के द्वारा वायुमंडल में मुक्त की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को उसके द्वारा वायुमंडल से अवशोषित या हटाई जाने वाली CO2 की मात्रा से संतुलित कर देते हैं। ठीक है, मतलब मुक्त कर रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए गतिविधियों द्वारा वायुमंडल में मुक्त की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को उनके द्वारा वायुमंडल से अवशोषित जितनी वो ले रहे हैं या हटा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा संतुलित कर देगा। इसे ही शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन कहा जाता है, क्योंकि समग्र रूप से वायुमंडल से जोड़ी जाने वाली CO2 की मात्रा 0 होती है। ठीक है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बाहर उनकी निकल रही है और अवशोषित कर रही है उसको संतुलित कर देगा और उसके यहाँ से जो एमिशन होगा वो 0 हो जाएगा जब उसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से इसको ये यहाँ पे जोड़ा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ये जो दिया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये इसी रेंज में आ गया है। ठीक है, अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर रहा है। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी तहर परियोजना। इम्पॉर्टेंट है, परियोजनाएं जितनी हैं दोस्तों पढ़ लीजिएगा, एक ना एक एग्जाम में ज़रूर आएगी। 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु में अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी मिल गई। ठीक है, और भारत की इस प्रकार की ये पहली परियोजना है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है नीलगिरी तहर परियोजना। और ये तमिलनाडु का जो राजकीय पशु भी है। और नीलगिरी की आपने पहाड़ियाँ पढ़ी भी होंगी किस क्षेत्र में है।
इस परियोजना को 5 वर्षों की अवधि हेतु लागू किया जाएगा। नीलगिरी तहर के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाते हैं। नीलगिरी तहर पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक खुरदार जानवर होता है, एक हुफ्ड जानवर है, उसे नीलगिरी तहर कहते हैं, ठीक है। और ये पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, इसीलिए इसके लिए क्या है 7 अक्टूबर को इसके लिए दिवस भी मनाते हैं। और तमिलनाडु में पहली परियोजना भी स्टार्ट की गई है नीलगिरी तहर नामक जानवर के लिए। ये एक खुरदार जानवर है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला, ठीक है। भारत में चीते का पुनर्वास 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगली चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान बहुत पॉपुलर है, आपने पढ़ रखा होगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ से लाए गए थे? ब्राज़ील से वो नामीबिया से लाए गए थे, आपको पता होगा। तो मध्य प्रदेश में रहने वाले जो हैं उन्हें मुक्त कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, जंगली चीतों को, जो कहाँ रह रहे थे? कूनो नेशनल पार्क एमपी में। इन चीतों को नामीबिया से लाया गया है। जिन 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है उनमें 5 मादा हैं और 3 नर हैं। इसको शामिल कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मादा ज़्यादा है नर कम है। इससे उल्लेखनीय है कि वर्ष 1952 में देश में विलुप्त घोषित हो चुके चीतों की लगभग 7 दशकों के बाद भारतीय भूमि पर इनकी वापसी हुई है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसी बता दूँ, ये तो पहले 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए थे। कितने चीते लाए गए थे आपको पता है? 8 लाए गए थे, जिसमें मादा जो है वो ज़्यादा थी, 5 मादा 3 नर, इसको याद कर लीजिएगा। अब 18 फरवरी 2023 को साउथ अफ्रीका से 12 चीते, पहले 8 आए हैं, अब 12 आ गए, 20 हो गए दोस्तों। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए उन्हें मुक्त किया गया है, अब 20 हो गए। ज्ञातव्य है चीतों का भारत में पुनर्वास प्रोजेक्ट, ये पुनर्वास प्रोजेक्ट है, यानी कि उन्हें दोबारा से घर मिलना चीते के तत्वाधान में संभव हुआ है, जो किसी विशाल जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की प्रथम परियोजना है, ठीक है। ये अंतर स्थानांतरण है ना, अंतर महाद्वीपीय, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये जो हुआ ये इनके लिए विश्व की पहली परियोजना है। और साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, पहले नामीबिया से आए, फिर साउथ अफ्रीका से आए, और टोटल 20 आए। नामीबिया से भारत में चीतों के स्थानांतरण में नामीबिया स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन चीता कन्वेंशन फंड की मुख्य भूमिका रही, ठीक है, याद रखना। भारत में चीतों को लाने के लिए नामीबिया में जो है चीता कन्वेंशन फंड, इसने सबसे बड़ा रोल अदा किया, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ये पूरा लिखा है, प्रत्येक चीते के गले में एक सैटेलाइट डाला गया है, GPS VHF, ये याद कर लेना, VHF रेडियो कॉलर पहनाया गया है, ताकि उनकी निगरानी और व्यक्तिगत पहचान संभव हो सके कि ये वाला कौन सा चीता है, ये वाला कौन सा चीता है, पूरे 20 चीते हैं नहीं हैं, कितनी मेल हैं फीमेल हैं, किस तरफ जा रहे हैं वो पूरे जंगल में, उनको ट्रैक किया जा सके। उल्लेखनीय है कि चीते की उप प्रजाति को जो भारत में विलुप्त हो गई थी वह एशियाई चीता, जिसका वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबैटस और विनेटिकस है, ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। जबकि वह प्रजाति जिसे नामीबिया से भारत लाया गया वो अफ्रीकी चीता, उसका नाम यहाँ पे एसिनोनिक्स जुबैटस है, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ, हो सकता है वैज्ञानिक नाम आ जाए। अब यहाँ पे ये पूरा वैज्ञानिक नाम दिया है कि जो ये वाला है एसिनोनिक्स जुबैटस जो है सबसे तेज़ दौड़ने वाला स्थलीय स्थानधारी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। IUCN के अनुसार विश्व में वयस्क चीतों की कुल संख्या 6517 अनुमानित की गई है विश्व में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में चीतों की आबादी मुख्यतः नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना आदि में पाई जाती है। विश्व में किसी भी देश के संदर्भ में चीतों की सबसे ज़्यादा संख्या नामीबिया में पाई जाती है, इसीलिए यहाँ से लाए गए हैं। इसी कारण इसे द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची में चीतों को सुभेद की श्रेणी में रखा गया है। आप श्रेणियां देखनी है, IUCN में 4 श्रेणियां हैं, शायद ऐसा कुछ है, जिसमें सुभेद भी है, ठीक है। सुभेद में ऐसा होता है कि जो संकटग्रस्त होने में 50% परसेंटेज के अकॉर्डिंग रखा गया, तो सुभेद में ये है कि 50% जो है इनकी वो है आधार रखा गया है ये विलुप्त होने वाली कंडीशन में, ठीक है। जबकि एशियाई चीता, जिसके अस्तित्व अब केवल ईरान में ही है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त में रखा गया, ठीक है। इनकी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं।
वर्ष 1952 में भारत सरकार ने चीते को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया था। ठीक है, लिखित इतिहास में भारत में विलुप्त घोषित होने वाला ये एकमात्र बृहद स्तनधारी है। ठीक है, ये इसमें ही दिया हुआ है। अगला यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, अगला क्या दिया हुआ है इसमें, पूरा यहाँ पे ऐसे करके ये यहाँ पे घोषित ये जैव विविधता विरासत केंद्र जो है यहाँ पे अब ये आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल है। 25 नवंबर 2022 को उड़ीसा शहर ने एक अधिसूचना के माध्यम से महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया। ये उड़ीसा का दूसरा जैव विविधता विरासत स्थल है। पहला जो है मदसरू कंधमाल जिला उड़ीसा का पहला ये जैव विविधता विरासत स्थल था। इसे 2019 में घोषित किया गया था। अब 2022 में दूसरा महेंद्रगिरी घोषित कर दिया गया। इम्पोर्टेंट है। गौरतलब है 22 नवंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार ने अरिट्टापट्टी को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता घोषित किया था विरासत स्थल 2022 में। 22 नवंबर को महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ गजपति जिले के परालाखेमुंडी संभाग में स्थित हैं। अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल मदुरई जिले में अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव में 193.215 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु की हैं। जैव विविधता का पूरा यहाँ पे दिया है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 ये याद कर लेना। ठीक है, ये लिखा है धारा 37 के अंतर्गत राज्यों में जैव विविधता विरासत स्थलों को घोषित करने संबंधी प्रावधान शामिल हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 36 जैव विविधता विरासत स्थल हैं। ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना। बायोडाइवर्सिटी वाले जो हैं उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है यहाँ पे। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नन्नूल, ठीक है, नल्लूर टैमोरिंड ग्रोव बेंगलुरु कर्नाटक है। ठीक है, नल्लूर टैमोरिंड ग्रोव बेंगलुरु कर्नाटक है। इसे 2007 में घोषित किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ महाराष्ट्र और त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा 5 हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कथन कारक में दोस्तों आ सकते हैं, इसे ध्यान रखिए इनको। गौरतलब है उत्तर प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल की संख्या 1 है, यूपी में केवल 1 है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जबकि एमपी में 3 है। एमपी में कितने हैं? 3 हैं। तो ये कथन कारक में याद कर लेना। पहला बेंगलुरु कर्नाटक का है, नल्लूर टैमोरिंड है और सर्वाधिक महाराष्ट्र और त्रिपुरा में है। उत्तर प्रदेश में केवल 1 है, एमपी में 3 है। और इसके साथ साथ टोटल जैव विविधता विरासत स्थल हमारे पास 36 हैं। पूरे यहाँ पे ये देखिए दिए हुए हैं, यहाँ पे पूरे 7 ये दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। पहला हमारा क्या है? नल्लूर टैमोरिंड ग्रोव, फिर होग्रेकन। इसके बाद दोस्तों देखिए पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये सारे ये 7 यहाँ पे हैं। फिर देखिए पूरे यहाँ पे दिए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश का देखिए यहाँ पे दिया है, ये घड़ियाल पुनर्वास केंद्र ये दिया है लखनऊ यूपी का। और इसके साथ साथ ये आगे सारे दिए हुए हैं। फिर ये दिया है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत। 26 अक्टूबर 2022 को पर्यावरण, या मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा ब्रॉड करके। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग किन्हें दिया जाता है? जो भारत में हमारे समुद्र तट हैं उनको दिया जाता है ब्लू फ्लैग। तो 2 समुद्र तट हैं जिन्हें दिया गया है, एक थिंडू तट मिनिकॉय और कदमत तट। मिनिकॉय आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो ये लक्षद्वीप में है। ये दोनों ही लक्षद्वीप में है भाई, मिनिकॉय और कदमत। ये मिनिकॉय तो मेरा पड़ा था इसलिए मुझे लगा कि ये लक्षद्वीप का, कदमत भी जो है लक्षद्वीप। इन दोनों तटों को, जो लक्षद्वीप के तट है, इन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही भारतीय में कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग मिल चुका है? तो ये आप याद रखना, 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग मिल गया है। अब तक विश्व के 50 देशों के 5666 समुद्र तट, बंदरगाह और पर्यटन नौकाओं को ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र मिला हुआ है। तो ब्लू फ्लैग भारत में 12 कौन कौन से पूरा लिखा है? गुजरात का है, दादरा नगर हवेली का है, दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव, और फिर कर्नाटक का पुदुविद्री है। पूरा यहाँ पे पूरा ये 12 दिए हुए हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे
जिससे कि एक भी कन्फ्यूज़न ना हो कि कहाँ कहाँ के तटों को जो है वो ब्लू फ्लैग मिला है। और ये पहले ही बता दिया मैंने कि जो 11 और 12 हैं इन्हें अभी मिला है। ठीक है, कब मिला है? 26 अक्टूबर 2022 को। ब्लू फ्लैग क्या होता है यहाँ पे पूरा लिखा है, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन FEE द्वारा ब्लू फ्लैग सहित कुल 5 कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों, बंदरगाहों तथा नौका पर्यटन संचालकों को प्रदान किए जाने वाले विश्व के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त इको लेबल में से एक है। ब्लू फ्लैग तट जो समुद्र तट विश्व के सबसे अच्छे स्वच्छ तट जो है माने जाते हैं, जो अच्छे होते हैं, स्वच्छ होते हैं, एनवायरमेंटली बहुत अच्छे होते हैं, इकोलॉजिकली अच्छे होते हैं, तो उन्हें ब्लू फ्लैग दिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। 53वां बाघ अभ्यारण्य जो है रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को गठन की अनुसूचना दी गई है कि रानीपुर बाघ अभ्यारण्य जो है वो 53वां है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चित्रकूट उत्तर प्रदेश का है, तो यूपी PCS वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 53वां है और ये देश का बता दिया मैंने आपको 53वां है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, इसमें कौन कौन से जो देखिए उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, बाघ, तेंदुए, स्लोथ, रीछ और ये सब इसमें वास करते हैं। इसमें कई प्रकार के पक्षी और सरीसृप पाए जाते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको संरक्षण जो करना है जीव जंतुओं का वो बड़े बड़ों को करना है। आप समझ लीजिए सरीसृप में भी आप काफ़ी क्वालिटी वो आती हैं स्पीसीज़, अगर जो बायो से पढ़े होंगे उन्हें पता होगा। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है, ये भी याद कर लेना। ये उसमें आ सकता है कठिन कारक में, जो बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। बाघ इधर भी आ जाते हैं और दूसरी साइड में चले जाते हैं। ठीक है, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य का पूरा दिया कितना, क्योंकि बाघ अभ्यारण्य में 3 क्षेत्र, अभ्यारण्य जो होता है उसमें 3 क्षेत्र होते हैं ना, तो आप देख लीजिए आंतरिक क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संपूर्ण क्षेत्र ऐसे करके होते हैं। तो तीनों क्षेत्र का एरिया बताया गया कि कितना कितना है। तो ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है रानीपुर के बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ ये पूरा ये क्या है, ये देखिए देश में स्थित जो उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्यों के बारे में बता दिए। 4 बाघ अभ्यारण्य हो गए, ये भी आ जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में पहला दुधवा है, दूसरा अमनगढ़ क्षेत्र कार्बेट टाइगर रिजर्व जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर पीलीभीत है और फिर रानीपुर है। कार्बेट जो टाइगर रिजर्व है, अब जिसका अमनगढ़ क्षेत्र है वो यूपी में आता है, और पीलीभीत और रानीपुर। ठीक है, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य भी बताइए कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, फिर भारत में बाघ परिदृश्य देखो कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये शिवालिक की पहाड़ियाँ और पूर्वी पश्चिमी घाट, सुंदरबन, ब्रह्मपुत्र के मैदान में ही सब लिखा है। भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य, स्लेंडर लोरिस जो है जानवर है, हाँ यहाँ पे आगे आप देखेंगे। तमिलनाडु सरकार ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य के गठन की घोषणा की है। पहला बन रहा है, इसे कदाबुर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य के नाम से जाना जाएगा। कदाबुर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य के नाम से तमिलनाडु का है, और इसका विस्तार जो कहाँ तक है, तमिलनाडु के करूर से डिंडीगुल जिले तक। ठीक है, ये कितने हेक्टेयर में फैला है ये पूरा लिखा हुआ है। ये देखो, स्लेंडर लोरिस छोटे निशाचर प्राइमेट होते हैं जिन्हें नर वानर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, स्लेंडर लोरिस छोटे निशाचर प्राइमेट होते हैं। ये मुख्यतः दक्षिण भारत, श्रीलंका के उष्ण कटिबंधीय और पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबे इस जानवर का वजन 275 ग्राम तक होता है, और इनका जीवन काल 12 से 15 वर्ष होता है। याद कर लेना ये। तो ये पहला तमिलनाडु में बना इनके लिए अभ्यारण्य। ठीक है, 2 प्रजातियां वास्तव में पाई जाती हैं वैसे तो, एक रेड स्लेंडर लोरिस और एक ग्रे स्लेंडर लोरिस। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जिसे कहते हैं, कि लाल सूची में रेड स्लेंडर लोरिस को लुप्तप्राय प्रजाति के तौर पे सूचीकृत किया गया है, यानी कि एंडेंजर्ड में इसे रखा गया है, रेड स्लेंडर लोरिस को। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे देखा जबकि ये जो ग्रे वाला है उसको नियर थ्रेटन में रखा गया, संकटापन में। ठीक है, याद रखना। ये देश का पहला डुंगोग संरक्षण रिजर्व इम्पोर्टेंट हो जाता है। 21 सितंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार द्वारा पाक की खाड़ी में देश के पहले डुंगोग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की अधिसूचना दी गई है, तमिलनाडु में ही। और जो स्लेंडर लोरिस है इसके लिए भी तमिलनाडु में की गई है, याद रखना। ये रिजर्व
448 वर्ग किलोमीटर विस्तृत रूप से फैला है। इस रिजर्व का विस्तार तंजावुर से पुदुकोट्टई जिले के तटीय जल तक फैला हुआ है। ये है डुंगोई विश्व में सबसे बड़े शाकाहारी स्तनधारी जलीय जीव हैं डुंगोई, ठीक है। डुंगोग है यहाँ, डुंगोग जो है, डुंगोग सबसे बड़े शाकाहारी स्तनपायी हैं विश्व के। इसे समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है। ये आप इमेज देखना, बहुत बड़े समुद्री गाय जैसे लगते हैं, अजीब से, आप देखना, ठीक है। डुंगोग जो है इनका वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नेम। और भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार डुंगोग भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, लाइन याद कर लेना, क्योंकि ये आ सकता है कि डुंगोग कहाँ नहीं पाए जाते और आपको ये मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार में से एक नहीं दिया जाएगा। और उसमें आप मान लीजिए इसमें दे दिया जाए कि खंबात की खाड़ी, उसमें नहीं पाए जाते, तो इस तरह से आप याद कर लेना कहाँ कहाँ। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार, हिमस्खलन यानी कि जो बर्फ़ खिसकती है ना पिघल पिघल के, उसके लिए निगरानी के लिए रडार जो बनाया गया वो कहाँ है? 20 सितंबर 2022 को सिक्किम में बनाया गया। भारत की अपनी तरह के पहले हिमस्खलन निगरानी रडार का उद्घाटन किया गया। इसकी स्थापना भारतीय थल सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा की गई है। ये रडार हिमस्खलन के ट्रिगर होने के 3 सेकंड के अंदर, जैसे ही हिमस्खलन स्टार्ट होगा, ट्रिगर होगा, जैसे ही 3 सेकंड के अंदर उसका पता लगा लेगा कि ये एकदम हिमस्खलन होने वाला है, जिससे ये अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों की जान बचाने और संपत्ति के नुकसान को कम करने में मदद करेगा। ये बता दिया जाएगा कि यहाँ से हिमस्खलन हो रहा है, हट जाओ भाई। तो इससे ये जो है सैनिकों की जो जान चली जाती है वो उससे हम लोग जो है बच सकेंगे। और वैसे भी सैनिक तो हमारे लिए वैसे ही अमूल्य होते हैं, तो उनकी रक्षा बहुत ज़रूरी है। ये रडार सूक्ष्म तरंगों के प्रयोग के माध्यम से हिमस्खलन का पता लगाता है, ठीक है, सूक्ष्म तरंगों के द्वारा। अगला आगे तराई हाथी अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट है दोस्तों हाथी के संबंध में। हाल ही में तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना हेतु पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। ये हाथी अभ्यारण्य कहाँ जो है स्थापित किया जाएगा? यूपी में इम्पोर्टेंट हो जाता है तराई वाला, ठीक है। 33वां हाथी अभ्यारण्य होगा और जबकि यूपी का ये दूसरा होगा। याद रखना, जो भारत में बाघ अभ्यारण्य कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं, ठीक है। और ये हाथी का कौन से होगा? हाथी का ये उत्तर प्रदेश का दूसरा होगा, ठीक है, याद रखना। और वैसे ओवरऑल ये 33वां होगा जो ये तराई वाला बनेगा। फिर इसकी पूरी स्थापना के बारे में लिखा है और यहाँ पे लिखा है ये हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को कवर करेगा, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और शाजापुर, ठीक है। साथ ही ये पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, दुधवा बाघ अभ्यारण्य, किशनपुर पक्षी अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, दुधवा बफर जोन और दक्षिण खीरी वन प्रभाव जोन के जो वन का क्षेत्र है उसमें विस्तृत है, ठीक है। यहाँ पे पूरा देखिए दिया है, पूरा अभ्यारण्य सब दिया होगा यहाँ पे हाथी अभ्यारण्य के बारे में। तो ये दिया, यहाँ पूरा तराई अभ्यारण्य की स्थापना प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत की गई है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है और उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई? 1992 में, टाइगर की 1973 में, याद रखना। ये उत्तर प्रदेश का पहला हाथी अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना जो पहला हाथी अभ्यारण्य है उसके बारे में बात हो रही है और 9 सितंबर 2009 को की गई थी प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत, ठीक है। तो ये सब दिया है यहाँ पे पूरा हाथी अभ्यारण्य के बारे में। देखो ये पूरे कहाँ कहाँ हैं और पूरे 33 दिए होंगे यहाँ पे, देखना। यूपी के मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, और ये केरल, नागालैंड, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के देखो 2 दिए गए हैं यहाँ पे, है देखिए, उत्तर प्रदेश हाथी अभ्यारण्य और तराई हाथी अभ्यारण्य, ठीक है। ये दोनों दिए हुए हैं यूपी के। तो एक की तो अभी हुई है घोषणा और एक की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? यहाँ पे पूरा लिखा है 2009 में हुई थी। और एक की जो है वो कब हुई? ये तराई हाथी अभ्यारण्य की 33वां बनेगा, तो इसकी इसी वर्ष हुई है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये पूरा दिया है। इसके बाद आ गया 3 हिमालय पौधे जो हैं उन्हें लाल सूची में, IUCN की रेड सूची, डाटा सूची में रखा गया है ये, ठीक है। 3 प्रजाति हैं, औषधीय पौधे हैं, उन्हें संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में माना गया है। तो ये तीनों प्रजाति पादप कौन सी हैं? एक तो मीजोट्रॉपिक पेलेटा, एक ये है फ्रिस्टोलोरिया सिरहोसा और एक डेक्टाई
लोरिजा, हतागिरिया, ठीक है, तीनों हैं। और ये पटवा के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये जो है मीजोट्रोपिस पॉलिटा जो है और सदाबहार झाड़ी है, ये याद कर लेना, नाम याद कर लीजिएगा बस इनको, ज़्यादा वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे भारत का 75वां रामसर स्थल कौन सा बना है ये पूछ लिया जाएगा। और 75 हो गए हैं टोटल, आपको बता दें। और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है और उसके बाद भारत में। तमिलनाडु में कितने हो गए हैं? 14 हो गए हैं। और उसमें जो हैं यूपी में जो हैं वो 10 हैं। तो देखिए पूरे 75 वर्ष पूरे हो गए हैं हमारी स्वतंत्रता को, तो कुल संख्या भी हमारे यहाँ रामसर साइट की 75 हो गई। 11 नई आर्द्र भूमियाँ जोड़ी गई हैं, ये याद रखना, तभी 75 हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहले 64 थी। इसमें देखो 11 नए में तमिलनाडु में 4 जोड़े गए, उड़ीसा में 3 जोड़े गए, JNK में 2 जोड़े गए, MP और महाराष्ट्र में 1-1 जोड़े गए, यूपी में 1 भी नहीं जोड़ा गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा TN में मैंने आपको बताई थी कि 14 हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 हैं, वो दूसरे स्थान पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जो 11 नई भूमियाँ जोड़ी गई आर्द्र भूमियाँ, उनका पूरा यहाँ पे दिया है। तम्पारा झील, हीराकुंड जलाशय, अंशुपा झील और यशवंत सागर, चित्रागुड़ी झील, ये पूरा इसमें दिया हुआ है कहाँ कहाँ थी। और बुडुबूर और ये सब यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य, ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद तमिलनाडु की जो 14 रिजर्व हैं वो पूरे दिए गए हैं। 75 जो रामसर अभ्यारण्य है, उत्तर प्रदेश के पूरे 10 दिए गए हैं। ये एक बार पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको ये है परेशानी ना हो और समझने में, ठीक है। ये पूरे इसके दिए, पूरे 75 के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए पूरे 71। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये यहाँ पे है विश्व की पहली फिशिंग कैट जो है, फिशिंग कैट गणना जो की गई है, ठीक है। फिशिंग कैट गणना की गई है 5 जून 2022 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर चिल्का विकास प्राधिकरण के द्वारा। ये उड़ीसा स्थित जो चिल्का झील है उसमें कुल 176 फिशिंग कैट है, ठीक है। उनकी पूरी गणना की गई और ये विश्व की पहली गणना है, ठीक है, जो संरक्षित नेटवर्क्स के बाहर संचालित की गई। और जो हमारे लिए ये पूरा लिखा है, फिशिंग कैट जंगली बिल्ली की एक दुर्लभ प्रजाति होती है, ठीक है, याद रखना। इसका वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है यहाँ पे, प्रियोनेलुरस विविरेनस, ठीक है। ये पूरी कितनी बड़ी होती है पूरा इसके बारे में दिया गया है। और ज़्यादातर ये कहाँ पाई जाती है? तो ये सुंदरवन के मैंग्रोव वन, हिमालय की तलहटी और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। यहाँ पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप देख लेना। और ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये कौन से परिशिष्ट में, कौन से अनुच्छेद में दिया है, सूचीबद्ध किया गया है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आ गया देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य की गठन की योजना अधिसूचना जारी हुई है, यानी कि राजस्थान में रामगढ़ विषधारी, ठीक है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान के बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा जिलों में विस्तृत है। ये 52वां बाघ अभ्यारण्य है, यहाँ पे पूरा दिया है। और ये पूरा यहाँ पे देखिए नव अधिसूचित, ये पूरा यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है। और ये देखिए पूरा कितने इसके जो अभ्यारण्य के तीनों क्षेत्र होते हैं, और ये पूरे राजस्थान के चारों जो अभ्यारण्य है वो यहाँ पे दिए गए हैं। सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, वहाँ 6 हैं। तो ये पूरा है। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना का है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा 6 कहाँ पे हैं? वो हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और 52वां कहाँ? आपको पता, राजस्थान में जो है उसको किया गया। तो ये मैंने यहाँ पे आपको पूरा बता दिया, लेटेस्ट जो करंट है वो आपको बता दिया, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में, क्योंकि नई जो करंट अफेयर होती है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि और इसमें पर्यावरण में क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।